हेलो, नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। तो हम देखेंगे आज से नया टेस्ट शुरू हो रहा है। आज पहला टेस्ट है हिंदी भाषा से संबंधित। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके एग्ज़ाम से पहले जुड़ जाएं। एग्ज़ाम का ज़्यादा समय है नहीं और तो आज हम देखेंगे हिंदी से संबंधित MCQ। लगभग 100 प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। हम डेली एक एक टेस्ट लेकर आएंगे, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज। जो हमें यूनिट वाइज लगेगा तो हम यूनिट के अनुसार लेके आएंगे और देखेंगे। और लगेगा कि ये यूनिट बहुत लंबा है तो हम उसे चैप्टर वाइज करने का प्रयास करेंगे MCQ। तो आप लोग जो भी नए हैं और आपको लगता है कि हम अपना जांच करेंगे तो टेस्ट के द्वारा आप अपना जांच कर सकते हैं कि आप कितना तक पहुँचे हुए हैं, आप कितना नंबर लाते हैं, आपको कित सब्जेक्ट में कितनी पकड़ है। तो इसके आधार पर आप टेस्ट देकर पता कर सकते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे जितना से हो सके आप इसे शेयर करें ताकि इसका लाभ हर हिंदी विषय से संबंधित जो विद्यार्थी हैं उसे इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टेस्ट है और पहला टेस्ट का पहला प्रश्न है, ईरानी महाभारत काल से ही भाषा को हिंद कहने लगे थे, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन किसका है? तो आप इसे पेन और कॉपी लेकर बैठ सकते हैं और आपका कितना प्रश्न सही होता है आप इसे कमेंट में बताएंगे। तो आप पहले इसका सही आंसर लगा सकते हैं, उसके बाद हम इसका प्रश्न का सही विकल्प देंगे। तो देखते हैं। पहला है जॉर्ज ग्रियर्सन, B राहुल सांस्कृतियान, C हेमचंद्र, D पंडित राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने कहा था कि ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। अगर आप हिंदी से संबंधित जो भी चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप हमारा व्याख्यात्मक प्रश्न को जाकर देख सकते हैं। हम एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के तौर पर कर रहे हैं। डेली आपको एक एक वीडियो व्याख्यात्मक मिल जाएगा। तो भाषा से संबंधित यूनिट वाइज एक एक चैप्टर हम कर रहे हैं। तो चलते हैं दूसरा प्रश्न। विश्व की भाषाओं को मुख्यतः कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है? 12, 7, 15, 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका A 12 मुख्य भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है विश्व की भाषाओं को। अगला है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, सेमेटिक, भारोपीय, रेड इंडियन। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका सही विकल्प बताना है आपको। आप इसे कमेंट में भी बता सकते हैं और लास्ट में आप हमें कितना आप सही करें इसका रिजल्ट आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा आपका C भारोपीय परिवार की भाषा को हिंदी भाषा है भारोपीय परिवार की भाषा। अगला प्रश्न, भारतीय आर्य भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित है? चीनी, भारोपीय, सूडानी, द्रविड़। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इस तरह से भी प्रश्न। तो प्रश्नों का पैटर्न, पूछने का पैटर्न आप देख सकते हैं। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका B भारोपीय परिवार। 5वां प्रश्न है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वैदिक, संस्कृत, पाली, अबहट, प्राकृत। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत जो आएगा वो आपका सबसे पहला जो भाषा है वैदिक संस्कृत। तो ये आ जाएगा आपका। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत 2 भाषाएं थी, वैदिक और लौकिक, वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका वैदिक संस्कृत। वैदिक ग्रंथों की भाषा क्या थी? पाली, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत या अपभ्रंश। तो 6 का सही विकल्प बताएं।
तो वैदिक ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो वैदिक संस्कृत थी। आगे है, विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। इसमें कितने स्वर तथा कितने व्यंजन हैं? तो आप इसका बता सकते हैं कि 52 इसकी संख्या मानी है और इनमें स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं? तो 7 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, 13 स्वर और 39 व्यंजन है। किस ध्वनि में? वैदिक ध्वनियों में। लौकिक संस्कृत से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन ढूंढना है आपको, पता करना है कौन सा कथन असत्य है। तो लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण शेष रह गए। लौकिक संस्कृत की ध्वनियों में जिह्वा मूल्य तथा उपमध्यनीय लुप्त नहीं हुए। रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, पुराण आदि ग्रंथों की रचना लौकिक संस्कृत में की गई है। लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर आ गया। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो 8 का सही विकल्प हो जाएगा बी, लौकिक संस्कृत ध्वनियों में जिह्वा मूल्य तथा उपध्यमान्य लुप्त नहीं हुए। तो ये गलत है, असत्य कथन है ये। और ए, सी, डी ये तीनों सत्य कथन है लौकिक संस्कृत के संबंध में। आगे है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम कौन सा था? 1500 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी, या 500 ईस्वी से अब तक। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल बताना है। तो 9 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक को मध्यकालीन आर्य भाषा का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम प्राकृतिक भाषा कहा जाता है किसे? अपभ्रंश को, संस्कृत, पाली, अपभट्ट। तो प्रथम प्राकृतिक भाषा कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, पाली प्रथम प्राकृतिक भाषा कहलाती है। त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में, प्राकृत में, अपभ्रंश में, पाली में। तो त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, पाली भाषा में त्रिपिटक ग्रंथों की रचना की गई है। अगला है, निम्न में पाली भाषा में लिखी रचना है। महाभारत, जैन ग्रंथ आगम, कर्पूर मंजरी, मिलिंदपनह। तो कौन सी रचना पाली भाषा में लिखी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मिलिंदपनह। ये जो रचना है पाली भाषा की रचना है। अगला है, सदनीति व्याकरण के रचनाकार कौन थे? मोगलान, कच्यान, अग्गवंश, अश्वघोष। तो सदनीति व्याकरण के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही विकल्प बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, अग्गवंश सदनीति व्याकरण के रचनाकार थे। कच्यान व्याकरण किस भाषा में लिखा ग्रंथ है? तो संस्कृत, प्राकृत, पाली, खड़ी बोली। तो कच्यान व्याकरण कच्यान के द्वारा लिखा गया है और ये किस भाषा में लिखा ग्रंथ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, पाली भाषा में। पाली भाषा का ग्रंथ है यह कच्यान व्याकरण। अगला प्रश्न, प्राकृतिक भाषा को अर्धमागधी, चूलिका, पैशाची और अपभ्रंश इन तीनों भागों में किसने वर्गीकृत किया है? वरुचि ने, हेमचंद्र ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मार्कंडेय ने। तो 15 का सही विकल्प हो जाएगा आपका हेमचंद्र ने इसको वर्गीकृत किया है।
अगला प्रश्न, निम्न में किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश से था? प्राकृत का, सौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत। तो 16 का सही विकल्प हो जाएगा अर्धमागधी प्राकृत। ये मगध के मध्यवर्ती देश का भाषा था। अगला प्रश्न, मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई है? सौरसेनी प्राकृत से, अर्धमागधी प्राकृत से, महाराष्ट्री प्राकृत से, अभ्रंश अभट्ट से। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, सौरसेनी प्राकृत से मागधी की उत्पत्ति बताई है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है। इस उपदेशों की भाषा क्या थी? सौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत या पाली। तो 18 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, अर्धमागधी प्राकृत। तो जैन धर्म के उपदेशों के संकलन को आगम जो कहा जाता है, तो इसमें अर्धमागधी भाषा का उपदेश रखा गया है। र के स्थान पर ल का उच्चारण किस प्राकृत में देखने को मिलता है? सौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत या प्रथम प्राकृत। तो 19 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, मागधी प्राकृत में यह उच्चारण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी आधुनिक भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश की है? पश्चिमी हिंदी, लहंदा, मराठी, पूर्वी हिंदी। तो आधुनिक भाषा का कौन सा जो भाषा है अब अर्धमागधी अपभ्रंश की है? तो बी का सही विकल्प बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, पूर्वी हिंदी। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं, जिन्होंने 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की, पवन चिरऊ, रिठनेमी चिरऊ की रचना की, महापुराण की रचना की, करकंकऊ चरित्र की रचना की। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा कि अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं और जिन्होंने, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, जिन्होंने पवन चिरऊ, रिठनेमी चिरऊ की रचना की। अगला प्रश्न, कौन सी भारतीय आर्य भाषा पश्चिमी गौड़ियन की भाषा नहीं है? राजस्थानी, पंजाबी, सिंधी, गढ़वाली। तो कौन सी भारतीय आर्य भाषा पश्चिमी गौड़ियन की भाषा नहीं है? 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, गढ़वाली। अगला प्रश्न, हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के पश्चात भी इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत नहीं है, क्योंकि? तो इसका रीज़न बताना है। क्योंकि केवल उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहा जाता है। राजनीतिक स्वार्थ हितों के कारण इसे कुछ ही राज्यों में मान्यता प्राप्त है। दक्षिण भारत में हिंदी भाषी लोगों की संख्या कम है। आर्यों का प्रभुत्व संपूर्ण देश में नहीं था। तो इसका सही विकल्प बताना है, कारण बताना है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, राजनीतिक स्वार्थ हितों के कारण इसे कुछ ही राज्यों में मान्यता प्राप्त है। तो राजनीतिक स्वार्थ के कारण हिंदी को अभी तक राजभाषा के रूप में नहीं स्थान मिला है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, बुंदेली। तो कौन सी भाषा कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, बुंदेली। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है?
कन्नौजी, ब्रजभाषा, अवधी, कौरवी। तो कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? नहीं है बताना है। तो 25 का सही विकल्प कौन सा है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो अवधी को नहीं मान, अवधी नहीं है पश्चिमी हिंदी की बोली। कन्नौजी, ब्रजभाषा, कौरवी यह पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न, बेटा, गाड़ी जैसे द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग किस बोली की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी की बघेली, पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी की ब्रजभाषा, पूर्वी हिंदी की अवधी। तो 26 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली। निम्नलिखित में किस बोली को जॉर्ज ग्रियर्सन ने बांगरू नाम दिया था? तो 27 का विकल्प देख लेते हैं। कौरवी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, हरियाणवी। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने बांगरू नाम दिया है किस बोली को? तो इसका सही विकल्प बताना है। तो 27 का सही विकल्प हो जाएगा डी, हरियाणवी को बांगरू नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेली बोली जाती है, यह बोली उत्तर प्रदेश में कहाँ बोली जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेली बोली बोली जाती है और यह बोली उत्तर प्रदेश में कहाँ बोली जाती है? कानपुर, हरदोई, मिर्ज़ापुर, बांदा, लखनऊ, बहराइच, झांसी, उरई। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, झांसी, उरई में बुंदेली भाषा बोली जाती है उत्तर प्रदेश। निम्न में कन्नौजी का क्षेत्र है? फर्रुखाबाद, हरदोई, भागलपुर, पटना, मथुरा, वाराणसी, सुल्तानपुर, गाजीपुर। तो इसका कन्नौजी का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, फर्रुखाबाद, हरदोई में कन्नौजी का क्षेत्र है। अगला प्रश्न, निम्न में राजस्थानी हिंदी की बोली है? मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, ये सभी। तो 30 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, यह सभी राजस्थानी हिंदी की बोली है। चरणदास की शिष्या दयाबाई व सहजोबाई राजस्थानी हिंदी की किस बोली में रचना करती थी? मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी, मारवाड़ी। तो दयाबाई व सहजोबाई का भाषा था मेवाती भाषा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, मेवाती। अगला प्रश्न, बिहारी हिंदी की कौन सी बोली बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में बोली जाती है? मगही, मैथिली, भोजपुरी, बिहारी। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा कि बिहारी हिंदी की कौन सी बोली जो है बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा सी, भोजपुरी। यह बिहार से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से क्षेत्र मैथिली बोली के हैं? तो कौन सा क्षेत्र में मैथिली बोली बोली जाती है? 33 का सही विकल्प बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, दरभंगा, शिवहर, पूर्णिया। पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है किससे? शौर्सनी प्राकृत से, मागधी प्राकृत से, अर्ध मागधी प्राकृत से या खस प्राकृत से? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, खस प्राकृत से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। निम्नलिखित में से किन भाषाओं को मध्यकाल में साहित्यिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त था? खड़ी बोली फारसी, संस्कृत, उर्दू, ब्रजभाषा, अवधी, दक्षिणी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, ब्रजभाषा, अवधी। दक्षिणी भाषा मूलतः थी हिंदी का प्रारंभिक रूप,
उर्दू 8वीं सदी की, 14वीं 15वीं सदी की खड़ी बोली या उपयुक्त सभी। तो दक्कनी भाषा मूलतः थी क्या थी, तो इसका सही विकल्प बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, 14वीं 15वीं सदी की खड़ी बोली थी। अगला प्रश्न है, दक्कनी भाषा में खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रज, हरियाणवी, मेवाती, अवधी, पंजाबी आदि के भी रूप पाए जाते हैं, क्योंकि दक्कनी इन सभी भाषाओं और बोलियों से प्रभावित रही है। दक्कनी इन सभी बोलियों के क्षेत्र से ही निकली है। दक्कनी के साथ साथ इन सभी भाषाओं और बोलियों का विकास एक साथ हुआ है। दक्कनी भाषा इन सभी बोलियों की तरह ओकार बहुला है। तो 37 का सही विकल्प बताना है आपको। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा सी, दक्कनी के साथ साथ इन सभी भाषाओं और बोलियों का विकास एक साथ हुआ है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न रचनाओं में से किस में हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख हुआ है? बाबरनामा, तुजुके बाबरी, पादशाहनामा या जफरनामा। तो 38 का सही विकल्प होगा आपका बी, तुजुके बाबरी में हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न, मानक भाषा मुख्यतः होती है जो परिनिष्ठित, शुद्ध व परिमार्जित हो, जो सामाजिक सांस्कृतिक रूप में साम्य हो, जो किसी क्षेत्र की आंचलिक बोली हो, भाषा प्रयोग की दृष्टि से स्वीकृत हो। तो कोई भी मानक भाषा होती है किस प्रकार की, जो जिसका मानकीकरण हो गया हो, तो किस आधार पर उसका मानकीकरण किया जाता है। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ए, जो परिनिष्ठित, शुद्ध व परिमार्जित हो। तो जब तक कोई भाषा परिनिष्ठित, शुद्ध व परिमार्जित नहीं हो जाता है, उसे मानक भाषा के रूप में नहीं दिया जाता है, मानकीकरण नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन से अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा व देवनागरी को लिपि के रूप में मान्यता मिली है? तो कौन सा अनुच्छेद में बताना है आपको 40 का। तो भाषा के जो रूप में भाषा का अनुच्छेद में मिल जाएगा आपको 343 से लेकर 351 तक का जो अनुच्छेद है, उसके अंतर्गत भाषा के संबंध में बातें बताई गई हैं। तो 40 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, 343 में हिंदी संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी। अगला प्रश्न है 41वां, 8वीं अनुसूची में 92वें संशोधन द्वारा किस भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो जो 8वीं अनुसूची में 92 संशोधन किया गया था, उसमें कौन सी भाषा को सम्मिलित किया गया है? संथाली, डोंगरी, मैथिली, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये इन सभी भाषाओं को 92 संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है। देवनागरी लिपि है चित्रात्मक, संकेतात्मक, अक्षरात्मक या वर्णात्मक लिपि। तो कौन सा है देवनागरी लिपि? कैसी लिपि है? तो 42 का आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, अक्षरात्मक लिपि है। शौर्सनी अपभ्रंश अर्थात अबहट मध्य देश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही। यह कथन किसका है? गुलेरी जी का, शुक्ल जी का, मेरुतुंग या सुनीति कुमार चटर्जी का? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का यह कथन है। अगला प्रश्न, पाली भाषा मुख्यतः इन स्थानों में प्रचलित थी, कहाँ कहाँ और किन किन स्थानों में प्रचलित थी? तो आपको सही कूट दिया गया है और उन कूटों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, पहला और दूसरा, यानी मगध, उज्जैनी, कलिंग और कौशल में ये प्रचलित है।
अगला प्रश्न, शौरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। यह विचार किसका है? शौरसेनी जो है नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। जॉर्ज ग्रियर्सन का, मार्कंडेय, हेमचंद्र या भरतमुनि? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है, यानी विचार है कि शौरसेनी जो था नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। अगला प्रश्न, उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ। इस कथन से सहमति कौन रखते थे? तो कौन रखते हैं? अमीर खुसरो, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृत्यायन? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, राहुल सांस्कृत्यायन का सहमति है कि उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ। निम्नलिखित रचनाओं में से किसका संबंध शौरसेनी प्रकृति से है? कच्यायन व्याकरण, जैन साहित्य, प्रकृति प्रकाश या आनंद सुंदरी? तो इसका सही विकल्प चुनना है। तो 47 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, दूसरा और चौथा, यानी जैन साहित्य और आनंद सुंदरी में शौरसेनी का संबंध है। अगला प्रश्न सुमेलित से संबंधित है। भाषा को उनके क्षेत्र से सुमेलित करना है। बोली दिए गए हैं और क्षेत्र दिए गए हैं, तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? बांगरू हो जाएगा आपका, रोहतक, भोजपुरी हो जाएगा आपका, छपरा, और कुमाऊनी हो जाएगा आपका अल्मोड़ा, और खड़ी बोली मेरठ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में मागधी से संबंधित कौन से कथन सही है? तो मागधी से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका सही विकल्प बताना है, तो फटाफट बताने का प्रयास करें। तो 49 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, पहला, तीसरा और चौथा, यानी मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार यानी मगध में प्रचलित थी। अश्वघोष के नाटकों में मगधी का प्राचीनतम रूप मिलता है। र के स्थान पर ल तथा स, ये जो तीनों स के स्थान पर तालिवस्या का उच्चारण मागधी प्रकृति की प्रमुख विशेषता रही है, तो इसका ध्यान रखें। आयो गोष्ठ बड़ो व्यापारी, आयो गोष्ठ बड़ो व्यापारी, लादी खेप ज्ञान जोग की ब्रज में आनी उतारी। उक्त पंक्तियाँ किस बोली में लिखी गई है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी? तो ये ध्यान रखिएगा, सूरदास की पंक्ति है और ये किस भाषा? तो सूरदास की जो सुरसागर रचना है वो अपभ्रंश की रचना है, तो ये पंक्ति भी आपकी क्या हो जाएगी? तो ये पंक्ति आपका ब्रज भाषा की पंक्ति है। निम्न में से कौन कौन सी रचनाएं अपभ्रंश काल की है? तो कौन कौन सी रचनाएं अपभ्रंश काल की है? तो आपको बताना है। नय कुमार चिराऊ, मृच्छकटिकम, मिलिंद पन्हो, भविष्यत कहा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी पहला और चौथा, यानी नय कुमार चिराऊ, भविष्यत कहा, यह अपभ्रंश काल की रचना है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई भाषाएं हैं सिंधी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती। तो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित कौन सी भाषाएं हैं? तो 52 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती, यह शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? लहंदा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, लौकिक संस्कृत मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, पाली मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, या मध्य पहाड़ी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है? तो 53 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, पहला, तीसरा और चौथा, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा।
कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहली भाषा कौन सी है और बाद की भाषा कौन सी है। तो 54 का सही विकल्प। तो सबसे पहला तो आपका आ जाता है संस्कृत। तो संस्कृत इसमें और इसमें है। उसके बाद आ जाता है आपका पाली। तो ये हो जाएगा आपका सी। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। जो अपभ्रंश बाद की भाषा है और यहाँ आपका पहले दे दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। ऋग्वेद, त्रिपिटक, प्राकृतिक प्रकाश, जैन ग्रंथ, आगम। तो सबसे पहला तो आपका ऋग्वेद आ जाएगा। तो ये दोनों में से सही विकल्प ए और बी में से चुनना है। ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। तो 55 का आपका आ जाएगा ऋग्वेद, उसके बाद त्रिपिटक, प्राकृतिक प्रकाश, जैन ग्रंथ, आगम। तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा ए। साहित्य रचना के आधार पर कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं या बोलियों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ भी तो इसमें जितनी भी एक भाषाएं दी गई है अपभ्रंश, जो कि सबसे पहली भाषा इसके अंतर्गत अगर देखें अवधी, अपभ्रंश, खड़ी बोली और ब्रजभाषा, तो ये आधुनिक भाषा के अंतर्गत आता है। और अपभ्रंश जो भाषा है वो मध्य काल की भाषा के अंतर्गत आता है। तो इसमें दो आपको दिख रहा है अपभ्रंश, बी और सी। उसके बाद आपका अवधि या ब्रजभाषा। तो 56 का क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा आपका अपभ्रंश, उसके बाद ब्रज, उसके बाद अवधि और खड़ी बोली। तो इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा का कवि है मोगलन, पाली, जयशंकर प्रसाद, अवधि, सूरदास, ब्रज। तो कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सही नहीं ढूंढना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जयशंकर प्रसाद अवधी भाषा के कवि नहीं है, ये खड़ी बोली की भाषा के कवि माने जाते हैं, यानी हिंदी। अगला प्रश्न, आधुनिक भाषा और क्षेत्रीय स्वरूप से सुमेलित करना है। तो इसका सही सुमेलित करके इसका विकल्प हो जाएगा आपका बी, आपका असमिया हो जाएगा, मागधी, राजस्थानी हो जाएगा आपका सौरसेनी, और लहंदा हो जाएगा आपका प्राचर, पैसाची, पूर्वी हिंदी हो जाएगा अर्धमागधी। तो इसका क्षेत्रीय स्वरूप हो जाएगा। अगला है, कवि और साहित्यकार को रचना से सम्मिलित करना है। रुद्रदास की रचना कौन सी हो जाएगी। विशाखा दत्त, अब्दुल रहमान, धनपाल। तो अब्दुल रहमान का संदेश राजसक, ये तो आपको पता है। तो 3 का एक जिसमें भी दिख रहा है, तो सी और डी दिख रहा है। उसके बाद विशाखा दत्त, बी का हो जाएगा आपका 4, यानी मुद्रा राक्षस। तो इस किस में है, तो बी का 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 59 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, यानी रुद्रदास का हो जाएगा चंद्रलेख, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस, अब्दुल रहमान संदेश राशक, धनपाल का हो जाएगा भविष्यत कहा। तो इसके आधार पर आप इस तरह से मिलान से संबंधित प्रश्न बहुत आसान है, और इसमें अगर 1-2 चीज़ें पता हो तो इसका सही विकल्प आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, काव्य भाषा दिया गया है और रचना दी गई है। तो कौन सी रचना किस भाषा की रचना है, ये बताना है आपको। तो 60 का अपभ्रंश की रचना कौन सी है। तो ये अपभ्रंश की रचना आ जाएगा आपका श्रावकाचार्य। लौकिक संस्कृत की रचना कौन सी है। तो ये महाभारत लौकिक संस्कृत की रचना है। खड़ी बोली की रचना कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपका कामायनी खड़ी बोली की रचना है। ब्रज भाषा की रचना कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपका सुजान सागर, यह ब्रज भाषा की रचना है। और पद्मावत जो है वो अवधी भाषा की रचना है। अगला प्रश्न, काव्य पंक्ति और भाषा से संबंधित, मतलब भाषा किस भाषा का पंक्ति है। तो इसका सुमिलित करना है। 61 का भोरे भोरे आइल छी झड़ी धड़ी। तो ये हो जाएगा आपका मैथिली भाषा की पंक्ति है। बैठ शिला की शीतल छाहा, ये हो जाएगा आपका खड़ी भाषा बोली।
या आगे रस कथा प्रकाशो, ये हो जाएगा आपका ब्रज भाषा। भोग भोज जस माना, ये हो जाएगा आपका अवधि भाषा की। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, बोली को क्षेत्र से सुमेलित करना है। तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बुंदेली, झांसी, जालौन। अवधि हो जाएगा आपका लखनपुर, खीरी, फैजाबाद, मारवाड़ी, ये हो जाएगा आपका किशनगढ़। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा। अगला प्रश्न, बोली और रचनाकार से सम्मिलित करना है। तो कौन सी बोली से संबंधित रचनाकार हैं? तो मैथिली हो जाएगा आपका यात्री, अवधी मलिक मोहम्मद जायसी, राजस्थानी कुशल राय वाचक, और भोजपुरी हो जाएगा आपका धरनी दास। तो ये रचनाकार इन भाषाओं से संबंधित है। अगला है 64वां प्रश्न, और कथन दिए गए हैं और विद्वान से सम्मिलित करना है। तो इसका विकल्प नीचे दिए गए हैं, तो हम इसे उठाने का प्रयास करेंगे। इन्होंने अपभ्रंश को अभिरादि की भाषा कहा है। दूसरा है, इन्होंने अपभ्रंश को देसी नाममाला में शामिल किया। इन्होंने अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहा। इसके अनुसार शौर्सनी अपभ्रंश मध्य देश के अलावा बंगाल में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो इन्होंने अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहा है। तो पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। तो सी का देखने का प्रयास करें कि ए किस में है। ए और डी में है। तो इस दोनों में से अगर आप इनमें से कोई और एक रचना का पता हो तो आप इसे देखें। तो आपका 64 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी इन्होंने अपभ्रंश को अभिरादि की भाषा कहा। तो ये हो जाएगा आपका डंडी ने कहा है। इन्होंने अपभ्रंश को देसी नाममाला में शामिल किया है। तो इसका देसी नाममाला हेमचंद्र। इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके अनुसार शौर्सनी अपभ्रंश मध्य देश के अलावा बंगाल में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो इसका हो जाएगा आपका सुनीति कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं बताना है। पश्चिमी हिंदी शौर्सनी अपभ्रंश से, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी प्राकृत से, राजस्थानी हिंदी ब्राह्मण अपभ्रंश से, पहाड़ी हिंदी खस प्राकृत से। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, राजस्थानी हिंदी ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित हुआ है। तो ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वाक्य दिए गए हैं और एक किस बोली से संबंधित है। तो इसका सही विकल्प देखना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, मेरे को घर जाने को दिल बोल रहा। तो ये हो जाएगा आपका 4 दक्षिणी। बी का हो जाएगा 3 भोजपुरी की ये पंक्ति है, और सी का हो जाएगा 2 अवधि, और डी का हो जाएगा 1 मालवी। अगला प्रश्न, बोली को क्षेत्र से सुमेलित करना है। 64 का। तो गढ़वाली हो जाएगा आपका टिहरी, कुमाऊनी हो जाएगा आपका बागेश्वर, अवधि अयोध्या, भोजपुरी आपका वाराणसी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी क्षेत्र और बोली से सुमेलित करना है। तो इसका देख लेते हैं। हड़ौती हो जाएगा आपका राजस्थान, बघेली मध्य प्रदेश, गढ़वाली उत्तराखंड, कन्नौजी ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई भाषाओं का सही अनुक्रम बताना है। पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सबसे पहला हो जाएगा आपका
मैथिली, अवधी, ब्रज और हरियाणवी। तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर जाते समय भाषाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर, तो आपका इसका सही विकल्प हो जाएगा पंजाबी, कोरवी, अवधी, भोजपुरी। 71वां प्रश्न, और आपको सम्मिलित करना है क्षेत्र और बोली से। झांसी की कौन सी बोली है, रोहतक की कौन सी है, सीतापुर की और बलिया। तो झांसी हो जाएगा आपका बुंदेली, रोहतक हो जाएगा हरियाणवी, सीतापुर अवधी, बलिया आपका हो जाएगा भोजपुरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों को उत्तर से दक्षिण में क्रम में संयोजित करना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, बांगरू, बुंदेली, मालवी, मैथिली। क्षेत्र और बोली से सम्मिलित करना है ये भी। तो इसका सही विकल्प देखो, तो मधुबनी ये हो जाएगा मैथिली, नैनीताल की भाषा है कुमाऊनी, भीलवाड़ा की भाषा मेवाड़ी और झालावाड़ की भाषा आपका हड़ौती हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। चौहत्तर का देख लेते हैं विकल्प, क्षेत्र और बोली से सम्मिलित करना है। इंदौर की भाषा हो जाएगी आपकी मालवी, हमीरपुर की हो जाएगी आपकी बुंदेली, हरदोई की भाषा हो जाएगी आपकी कन्नौजी और पिथौरागढ़ की भाषा हो जाएगी कुमाऊनी। अगला प्रश्न, आए भुजबंध दये उद्धव सखा के कंध। तो ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं, संबंध कौन से कथन सही है, इस पंक्ति के संबंध में कौन से कथन सही है। तो 75 का सही विकल्प बताना है। तो इसका सही विकल्प है बी, पहला और तीसरा, यानी ये पंक्तियाँ ब्रजभाषा की है। इन पंक्तियों के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। तो हमने हिंदी से संबंधित आज 75 प्रश्न देख लिए हैं। हम कल कोशिश करेंगे अगली वीडियो में आदि का इकाई 2 से संबंधित MCQ लाने का। तो आप लोग इससे जुड़े रहें और डेली आपको मिल जाएंगे। एग्ज़ाम तक हम टेस्ट लेकर आते रहेंगे। तो ये पहला टेस्ट है हमारा, आज से शुरू हुआ टेस्ट, और एग्ज़ाम तक टेस्ट चलते रहेगा। तो आप एक तरीक़ा से एग्ज़ाम से पहले अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो इससे जुड़े रहें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।